सौंदर्य की ऐसी एक राजकुमारी जिसके आगे चंद्रमा की शीतलता भी फीकी पड़ जाए। उसकी देह की आभा ऐसी थी मानो सोने में सूर्योदय की लालिमा घुल गई हो। उसकी आंखें गहरी और मोहक थीं, जैसे रात्रि के अंधकार में चमकते दो नीलम। जब वह मंद मंद मुस्कुराती तो ऐसा प्रतीत होता मानो वसंत ऋतु स्वयं चलकर धरती पर उतर आई हो। उसकी लहराती अलकाएं घने काले बादलों की तरह थीं, जिनमें किसी प्यासे चातक की तड़प समाई हो। उसके अधर ऐसे शोभायमान थे मानो रक्तिम कमल की पंखुड़ियां अभी अभी सुबह की ओस से भीग कर खिल उठी हो। दरअसल यह कहानी है एक ऐसी रानी की जिसकी तस्वीर मात्र से एक राजकुमार उस पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल जाता है। 5 पर्वतों के बीच एक बगीचा था जिसमें बहुत ही सुंदर परियां रहती थीं। कहते हैं परियां रात को भ्रमण के लिए निकलती हैं। इसी प्रकार एक रात को वे अपने उड़न खटोले पर बैठकर भ्रमण के लिए निकली। उड़ते उड़ते वे एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की निगाह उस राजकुमार पर पड़ी तो उस परी का दिल राजकुमार पर आ गया। उसके मन में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर उड़ा ले जाऊं, परंतु उसे पृथ्वी लोक का कोई भी तजुर्बा नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उसकी साथ वाली परियों ने अपनी रानी को ऐसे देखा तो वे मजाक करती हुई बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलो अब लौट चलें। अगर जी नहीं भरा तो कल हम आपको यही ले आएंगे। परी रानी एकदम से मुस्कुराकर बोली, अच्छा चलो, मैंने कब चलने को मना किया? लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियां यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश को लौट गईं। सुबह जब राजकुमार सोकर उठा तो उसे अपने शरीर में इतनी ताजगी महसूस हुई कि वह सोचने लगा कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुंदर को लांघ जाऊं। तभी वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी खराब है और वह आखिरी सांस ले रहे हैं। राजकुमार की खुशी एकदम गायब हो गई। वह तुरंत अपने पिता के पास पहुंच गया। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा, वजीर साहब तुम्हारे पिता के ही समान हैं। तुम सदैव उनकी बातों का मान रखना। इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए बंद गईं। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर ने शोक मनाया। कहने को तो राजकुमार अब राजा बन गया था, लेकिन अपने पिता की आज्ञानुसार वह कोई भी काम वजीर की सलाह के बिना नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कक्ष दिखाने ले गया। उसने सभी कक्षों को खोल खोल कर दिखाया, लेकिन एक कक्ष नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की, लेकिन वजीर कैसे भी राजी ना हुआ। वजीर का लड़का भी उस समय साथ में ही था। वह राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे ये सब इन्हीं के तो हैं, आप इन्हें रोकते क्यों हैं? वजीर ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे आदेश दिया था कि इस कक्ष में राजकुमार को मत ले जाना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो राजा को बड़ा बुरा लगेगा। वजीर के लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं। उनकी बात मानना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दुख का भी तो ध्यान थोड़ा रखिए और दरवाजा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। वजीर ने ज्यादा हट करना ठीक नहीं समझा और चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुंचे। कक्ष बड़ा सुंदर था। छत पर तरह तरह के कीमती झाड़ फानूस लटक रहे थे और फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी थीं। एकाएक राजकुमार की नजर एक बड़ी सुंदर युवती की तस्वीर पर पड़ी। उसने वजीर से पूछा कि यह तस्वीर किसकी है। वजीर को जिसका डर था वही हुआ। उसे बताना ही पड़ा कि वह सिंहल द्वीप की पद्मिनी की है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उसी दिन उसने वजीर से कहा, मैं पद्मिनी से ही ब्याह करूंगा। जब तक पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं राज दरबार के काम में हाथ नहीं लगाऊंगा। वजीर हैरान होकर बोला, राजकुमार, सिंहल द्वीप पहुंचना आसान काम नहीं है। वह 7 समुंदर के पार है। वहां भी जाओ तो शादी करना तो दूर, उससे भेंट करना भी असंभव है। उसकी तलाश में जो भी गया आज तक लौटकर नहीं आया। फिर ऐसे असंभव काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? परंतु राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वजीर का लड़का राजकुमार साथ देने को तैयार हो गया। दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। दोनों एक बाग में पहुंचे और अपने अपने घोड़े खोल दिए। हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया। दोनों थक हार कर चूर हो गए तो वहीं पर चादर बिछाकर लेट गए। कुछ देर के बाद ही गहरी नींद में सो गए। आंख खुली और चलने को हुए तो उन्होंने देखा कि बाग का फाटक बंद हो गया है।
और वहां कोई खोलने वाला नहीं है। बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था। आधी रात के समय वहां कालीन बिछाए गए, फूलों और इत्र की सुगंधें चारों ओर फैलने लगी। फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक उड़न खटोला वहां उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी और उस पर उनकी रानी विराजमान थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। परी रानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, वह देखो, पेड़ के नीचे चादर बिछाए दो आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है जो उस रात महल की छत पर सो रहा था। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। हुक्म करने की देर थी कि परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने ले आईं। राजकुमार की आंख खुल गई और वह परियों की जगमगाहट से चकाचौंध हो गया। परियों को अपने आगे पीछे देखकर उसे बड़ा डर लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दीजिए। परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। अब तो राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया। बोला, परी रानी, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं सिंहल द्वीप की पद्मिनी की तलाश में अपने नगर से निकला हूं। इस समय मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। परी ने कहा, भोले राजकुमार, सिंहल द्वीप की पद्मिनी तक आदमी की पहुंच संभव नहीं है। वह दैविक शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे सिंहल द्वीप की पद्मिनी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, परी रानी, मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा, परंतु तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब पद्मिनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी इस बात में कोई हेरफेर नहीं होगी। परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाती हुई बोली, यह अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सकेगी। इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का जादू टोना नहीं चल सकेगा। अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार वजीर के लड़के के पास आकर सो गया। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। पद्मिनी से मिलने की राजकुमार को ऐसी उत्सुकता थी कि वह इतना तेज चला कि वजीर का लड़का राजकुमार से पीछे बिछुड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में जा पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें टंगी हुई थीं। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। राजकुमार को बड़े जोर की प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वह बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड़ दिखाती हुई बोली, हाय बेटा, तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा। भूल गया क्या अपनी बुआ को? ये कहते कहते उसने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उसने राजकुमार को एक मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। उधर वजीर के लड़के को राजकुमार की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वह परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात को एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर उतरी। वह वजीर के लड़के की विपदा को समझ गई। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहां से 100 योजन की दूरी पर एक जंगल है जिसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। वहां ताड़ के पेड़ पर एक पिंजड़ा टंगा हुआ है। उसमें एक तोता बैठा है। उस तोते में उस जादूगरनी का सारा जान छिपा है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर में दीवार से चिपका रखा है। वजीर के लड़के ने पूछा, इतनी दूर मैं कैसे पहुंच सकता हूं? परी रानी ने वजीर के लड़के को अपने कान की एक बाली उतार कर दी और कहा कि इसको पास रखने से तुम 100 योजन 1 घंटे में तय कर लोगे। इसमें एक खूबी यह भी है कि तुम सबको देख सकते हो लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इस प्रकार तोते के पिंजड़े तक पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और तोते को मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वजीर का लड़का बाली लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। ताड़ के पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजड़ा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। इधर तोते का मरना हुआ और उधर जादूगरनी का भी अंत हो गया। वजीर का लड़का वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा। वजीर के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा कह सुनाया। अब दोनों साथ साथ पद्मिनी से मिलने चल दिए। चलते चलते वे बहुत थक गए थे। रात भर के लिए वे एक सराय में रुक गए। राजकुमार सो रहा था। उधर से विमान में बैठकर महादेव पार्वती निकले। दोनों बातचीत करते चले जा रहे थे। एकाएक महादेव जी ने कहा, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवती है। राजा उसकी शादी एक काणे राजकुमार के साथ कर रहा है।
अगर विवाह हो गया तो जन्म भर राजकुमारी को काने के साथ रहना पड़ेगा। मैं इसी सोच में हूं कि इस सुंदरी को काने से कैसे छुटकारा दिलाऊं। पार्वती जी ने नीचे सोए हुए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, स्वामी जरा नीचे की ओर देखिए, कितना सुंदर राजकुमार है। विमान उतारिए और राजकुमार को लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए। महादेव जी को यह सुझाव झंझ गया। उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। राजकुमारी ऐसे पति को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। विदा के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ा। अब राजकुमार ने उस राजकुमारी को अपना सारा किस्सा कह सुनाया कि वह अपने नगर से किस मकसद से निकला है, और राजकुमारी से कहा कि लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इस समय तो तुम मुझे जाने दो। राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास हो गया। उसने राजकुमार को 2 बाल दिए, एक सफेद और एक काला। राजकुमारी ने कहा कि काला बाल जलाओगे तो काला हो जाएगा और सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। राजकुमार बाल पाकर बड़ा खुश हुआ और राजकुमारी को लौटने का भरोसा देकर सिंहल द्वीप की ओर चल पड़ा। पहले उसने काला बाल जलाया। बाल के जलाने की देर थी कि काला दैत्य राजकुमार के आगे आ खड़ा हुआ। राजकुमार पहले तो बहुत डरा, परंतु वह जानता था कि यह दैत्य उसका सेवक है। राजकुमार ने हुक्म दिया, जाओ वजीर के लड़के को मेरे पास लेकर आओ। काला दैत्य उसी क्षण वजीर के लड़के को राजकुमार के पास ले आया और फिर बोला, और कोई आज्ञा? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को पद्मिनी के महल तक पहुंचा दो। कहने की देर थी कि वे पद्मिनी के महल के फाटक पर आ गए। वहां एक हृष्ट पुष्ट संतरी पहरा दे रहा था। उसने अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया। दैत्य हाजिर हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही काले दैत्यों की पलटन आ गई। उन्होंने रानी पद्मिनी के सिपाहियों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दैत्य गायब हो गए। राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुसे। राजकुमार ने सफेद बाल जलाया। सफेद बाल जलाते ही सफेद देव आ गया। राजकुमार ने उससे कहा, मैं पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूँ, बारात सजा कर लाओ। जरा सी देर में देव अपने साथ एक बड़ी शानदार बारात सजा कर ले आया। पद्मिनी के पिता ने जब देखा कि कोई राजकुमार पद्मिनी को शान शौकत से ब्याहने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसने उसकी सारी सेना नष्ट कर डाली है, तो उसने चूं तक न की। राजकुमार का विवाह पद्मिनी से हो गया। अब राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में से उसने उस राजकुमारी को अपने साथ लिया जिसने उसे बाल दिए थे। इसके बाद परी रानी के बगीचे में आया। रात को सब वहीं ठहरे। आधी रात को परी रानी आई। राजकुमार उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, यह तुम्हारी ही कृपा का फल है जिससे मैं पद्मिनी को लेकर यहाँ अच्छी तरह लौट आया। ये दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायक हुई है। तुम इसे छोटी बहन समझकर खूब प्यार से रखना। परी रानी गदगद कंठ से बाली, राजकुमार तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। पद्मिनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला है। पद्मिनी आज से पटरानी हुई और हम दोनों उसकी छोटी बहनें। वे सब उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गईं। नगर भर में खूब आनंद मनाया गया और धूमधाम के साथ राजकुमार की तीनों रानियों के साथ सवारी निकाली गई।